हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग एक नया वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के कुछ एग्जाम्पल्स स्पेसिफिक, और अपकेंद्र बल क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बच्चों आज लेंगे सड़क और रेल के ट्रैक्स में ढलाव क्यों रखा जाता है या रखा ही जाता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि अगर समतल सड़क को मोड़ दिया जाए तो मुड़ते समय उसको जो कर्व पॉइंट पर यानी मोड़ पर जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो सड़क और टायर के बीच के उपलब्ध घर्षण बल से प्राप्त होता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हाई स्पीड से चल रही गाड़ियों में समतल मोड़ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल जितना उस समय चाहिए होता है वह सड़क और टायर के बीच के घर्षण बल से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कुछ एक परमानेंट व्यवस्था की जाती है। ठीक है, वह परमानेंट व्यवस्था क्या है? सड़क को बनाते समय सड़क में बाहरी एज की तुलना में अंदर के एज को दबाया या अंदर के एज की तुलना में बाहरी सिरे को उठा दिया जाता है। इसी बात को सड़क मोड़ पर ढलाव कहा जाता है। ये रेलवे ट्रैक में भी करते हैं, ये सड़क में भी करते हैं, हाईवे बड़े बड़े जो बनते हैं वहां पर। ऐसा करने से जो सड़क पर चल रही व्हीकल्स की अवलंब प्रतिक्रिया ऊपर भार को बैलेंस कर लेती है नॉर्मली, तो जब स्लोप हो जाता है तो अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वता ऊपर न होकर के समतल के ऊपर होकर के अभिलंब प्रतिक्रिया झुक जाती है। अभिलंब प्रतिक्रिया झुकने से तुरंत ही उस अभिलंब प्रतिक्रिया का एक कंपोनेंट सीधे ऊपर और एक कंपोनेंट इनर एज की तरफ हो जाता है, यानी सड़क के पैरेलल में हो जाता है। पैरेलल में ना कहें, मोड़ के अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ होता है। वह उसको मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। इस तरीके से घर्षण बल कम होने के बावजूद गाड़ियों को मोड़ को पार करने में कोई असुविधा नहीं होती है। तो आइए बच्चों देखते हैं। मान लिया हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक मोड़ है और उस मोड़ को इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी तुलना में बाहर के एज को उठाया गया है। तो जब इस पर कोई एक मोटर गाड़ी मान लीजिए द्रव्यमान m की चल रही है तो v वेग से, तो उस समय क्या होगा, इसका भार सीधे नीचे की तरफ काम करेगा mg। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी तल की अभिलंब प्रतिक्रिया झुक जाएगी और झुकेगी तो क्या होगा, झुकने पर ये जिस दिशा से थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर से अगर हम देखें, इस वेट के अपोजिट कोई एंगल देखें, उस रिस्पेक्ट में ये अभिलंब प्रतिक्रिया n कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। ठीक है, तो इधर रिजॉल्व वेट को न करके हम इस अभिलंब प्रतिक्रिया को रिजॉल्व करेंगे। इस n का इधर की तरफ घटक n cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि मोड़ की तरफ काम करेगा, इसको हम बोलेंगे n sin थीटा। ठीक है, तो मोड़ पर मुड़ते समय गाड़ी पर लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण केंद्र की तरफ झुक जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये थीटा झुकाव पर है तो प्रतिक्रिया सीधे ऊपर न होकर के n थीटा झुकाव पर होगी वर्टिकल डायरेक्शन से। तो n का
है ना, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटक लेने पर ऊर्ध्वाधर घटक क्या करेगा, n cos थीटा इज इक्वल टू वेट को बैलेंस करेगा, भार को संतुलित करेगा। n sin थीटा यही इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ये क्या है, आवश्यक अभिकेंद्र बल, r त्रिज्या है मान लीजिए। तो समीकरण 2 में 1 से भाग दे दें तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r अपान mg, m से m कट गया तो tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर अपान rg। दैट्स द मेन रिजल्ट। ऐसे समय में हमको ये पता चल जाएगी v अनुमानित वेग से चलने के लिए, v अनुमत वेग से चलने के लिए हाईवे को थीटा tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान rg के हिसाब से स्लोप देना पड़ेगा। अगर त्रिज्या बहुत बड़ी है तो स्लोप कम देना पड़ेगा, त्रिज्या कम है तो स्लोप ज्यादा देना पड़ेगा उस अलाउड स्पीड के लिए। नॉर्मली वाहनों की स्पीड क्या मानी जाती है, 40 से 60 किलोमीटर प्रति आवर, और मोड़ जो भी बनेगा उसका अपना रेडियस फिक्स होता है। तो बाई velocity v and r थीटा शुड बी फिक्स्ड, या थीटा और r के रिस्पेक्ट में अगर मोड को फिक्स कर दिया, r उसका फिक्स है, तो अलाउड परमिटेड वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं किस वेलोसिटी से चलने पर। यद्यपि इससे ज्यादा भी चलने पर चल जाएगा क्योंकि कुछ उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से भी प्रदान हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन है। इसमें अगर घर्षण को कंसीडरेशन में लिया गया, यदि सड़क व टायर के बीच उपलब्ध घर्षण बल लिया जाए तो क्या होगा बच्चों, तो इस डायरेक्शन में एक उसको क्या लग जाएगा, घर्षण बल F, एक घर्षण बल F लगेगा, और ये घर्षण बल जितना ये थीटा कोण है तो ये है। अब ध्यान दीजिए, इस घर्षण बल का एक घटक तल के समांतर है F ना, F इधर है, एक इधर होगा और एक इस दिशा में होगा लंबवत। इस दिशा में हो जाएगा F sin थीटा, इस दिशा में क्या होगा F cos थीटा। इसको अगर हम देखें तो n cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के, ओके। और n sin थीटा प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r के। ये दूसरे पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। ये पहले वाले में घर्षण नहीं है, दूसरे वाले में घर्षण है। और हमको ये पता है अधिकतम घर्षण बल क्या होता है, अधिकतम F इज इक्वल टू Fs इज इक्वल टू म्यू इंटू n, म्यू s इंटू n, ठीक है। तो अब इसको कर दें तो एक तरह से n cos थीटा माइनस म्यू s n sin थीटा बटे इज इक्वल टू mg। इसी तरीके से ये आपका n sin थीटा प्लस म्यू s इंटू n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। अब इसमें 4 में 3 से भाग दे दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू 4 में 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको,
एन एन कट जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एन एन कट गया, बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर जी। हाँ एक बात और, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि जो v की वैल्यू है इज इक्वल टू अंडर रूट कितनी हो जाएगी बच्चों, म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इंटू आर जी, दैट्स द v अनुमत वेग। अनुमत वेग, यहां पर अनुमत वेग क्या होगा ये तो पता ही है। थीटा कोण अगर है झुकाव, घर्षण गुणांक उस पृष्ठ का म्यूएस है, वी कैन हैव द वेलोसिटी इक्वल टू दैट मच। ध्यान रहे यहाँ का जो वेग होगा उसकी तुलना में यहाँ का वेग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि म्यूएस प्लस tan थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस म्यूएस tan थीटा, तो ये ओवरऑल वैल्यू इसकी तुलना में v की तुलना में ज्यादा आएगी। तो ये दोनों कंसिडरेशन में हमने देखा कि बैंकिंग रखने पर विदाउट फ्रिक्शन वी विल हैव tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। थीटा इज द बैंकिंग ऑन द रोड, r इज द रेडियस ऑफ द टर्न एंड v इज द अलाउड स्पीड। समझ में आई बात? इसी तरीके से वी टेकन इनटू अकाउंट, वी टेक फ्रिक्शन इनटू कंसिडरेशन, then we will have permitted speed is equal to under root mu s plus tan theta 1 minus mu s tan theta rg, or is still here radius of the turn and theta is the bank down the road, mu s is the coefficient of static friction यानी सीमांत घर्षण के समय में स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो ओवरऑल आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ढलाव पर टर्न देने से एडिशनली एक तरह से और हाई स्पीड में गाड़ियां चल सकती हैं, बजाय इसके कि बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, अलाउड स्पीड बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अब बच्चों आप लोगों को हम बताएंगे, जो आगे का टॉपिक समझाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी या ओकेजनली अक्सर ये पूछा जाता है। अब हमारा आज का जो सेकंड पार्ट टॉपिक का है वो अब केंद्र बल है। क्या है बच्चों? अब केंद्र बल, अब केंद्र बल इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह है एक आभासी बल है, जैसे आभासी बल है, अपरेंट फोर्स है या PSEUDO स्यूडो फोर्स है। यह आभास तो होता है परंतु वास्तव में नहीं लगता। ये कैसा बल है भाई? ये तो बहुत आश्चर्यजनक बल है। आपको एक उदाहरण से इस बात को समझाएंगे। सपोज यू हैव बीन गिवन हियर ए रोटेटिंग टेबल. Rotating table is rotating with velocity v, and a block having mass m is placed here. If the table is rotating, an observer placed on the horizontal table, observer, इस टेबल पर कोई खड़ा प्रेक्षक ये देखेगा, अगर ये टेबल मूव करेगी तो डोरी से इसको कनेक्ट कर दें तो द ऑब्जर्वर feels that the body which is on the table will seems to be at rest stationary. उस प्रेक्षक को, टेबल पर खड़े प्रेक्षक को ये लगेगा कि ये स्थिर है, ये तो गति कर ही नहीं। बट when observer odays is outside, प्रेक्षक जो बाहर है, the observer outside this table experiences that a certain amount of force Fc is acting here and
certain amount of force is acting outward so that to balance this, ठीक है, क्योंकि वास्तव में बल लगा नहीं, लेकिन बाहर वाला प्रेक्षक देख रहा है कि सील टेबल पर डोरी से बंधे एक पिंड में नेट बल यहां से जब शून्य था, यहां से देखने पर भी शून्य होना चाहिए। इसका मतलब जितना भी केंद्र बल इसको वृत्तीय गति में बने रहने के लिए चाहिए था, वो डोरी का तनाव दे रहा था, और ठीक उसके बराबर एक अपकेंद्र बल लग गया, mv² अपॉन r, ये अपकेंद्र बल है। तो अपकेंद्र बल किसी कण के वृत्तीय पथ पर गति के दौरान बाहर की तरफ आभास होने वाला बल है। इसका मान नियत, इसका मान अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर तथा दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होगी। ये बात जान लीजिए, यानी अपकेंद्र बल बराबर कितना होगा, अपकेंद्र बल बराबर mv² अपॉन r बाहर की तरफ। अभी बात समझ में आई? एक समय में लगता है कि नहीं सचमुच लगा होगा बल, क्योंकि जैसे ही डोरी टूट जाती है तो यह पिंड तब इसमें वृत्तीय गति में नहीं रह पाता है, बल्कि ये बाहर की तरफ जाकर के गिरता है। Which shows that there must be certain force while the table is rotating. The particle connected with the string to this fixed point will also move on the circular path, and the net force on the particle will be 0. Show that the force acting centripetal force, which is the tensor in the string, provides the centripetal force. Another force will seems to appear not acting towards the center, but also it acts outward from the center, having exactly equal magnitude, which is just equal to the centripetal force. So we have got a centrifugal force which having magnitude equal to centripetal force, but it is a situation based force. Okay, it is a force experienced, not the real force, and this force is also called a pseudo force, शब्द भी इसको बोलते हैं। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, अपकेंद्रित, क्या बताएंगे बच्चों, अपकेंद्रित, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, है ना। सेंट्रीफ्यूज यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से भारी व हल्के कण अलग अलग किए जाते हैं। दूध से क्रीम धुलने के बाद कपड़े की सुखाई इसी विधि द्वारा होती है, इसी विधि द्वारा होती है। यानी जब हम ड्रायर में ये मान लीजिए एक मोटर है, मोटर से जब चलता है तो पूरा छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, तो ये जब कपड़ा तेजी से घूमता है वाटर कंटेंट ज्यादा होने से, कंटेनमेंट, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो क्लॉथ के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हेवियर हैं,
सो दे फॉलो लार्जर रेडियस पाथ, वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं और उस बाहर की तरफ जाने पे बहुत सारे असंख्य पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स से होकर के वो पानी निकल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। दूसरा वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल इज दूध से क्रीम। दूध से क्रीम निकालने की मशीन, निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब इसी सिद्धांत पर कार्य करती है यदि, तो क्या करते हैं, दूध को एक बेलनाकार पाइप में पकड़ करके भर करके और बहुत तेजी के साथ घुमाते हैं। घुमाते 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 क्रीम के पार्टिकल्स दूध के पार्टिकल्स से हल्के होने के कारण दे फॉलो ए लेसर रेडियस पाथ एंड द मिल्क पार्टिकल फॉलो लार्जर रेडियस पाथ। तो वह मिल्क दीवार पर किनारे दीवारों के साइड में चला जाता है और क्रीम बीच में इकट्ठी हो जाती है, बाद में उसे अलग कर लिया जाता है, जिसको सेपरेटर हम लोग कहते हैं। सेपरेटर से देखे होंगे, दूध के में सेपरेटर की भूमिका उसके मेन तत्व जिसको हम फैट कहते हैं, क्रीम कहते हैं, उसको निकाल लेने की है। बिना गर्म किए कच्चा ही निकल जाता है। सो दीज आर द टेक्निक्स विच आर वेरी ऑफनली इस्तेमाल की जाती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सेंट्रीफ्यूज में। और दूसरा अभिकेंद्र बल के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी वस्तु के मोड़ को पार करने में घर्षण की क्या भूमिका है, उसको बैंकिंग करने पर रोड की उसका क्या फर्क पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स हम लोगों ने आज एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने पढ़ा और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसी एक टुकड़े, किसी एक पिंड की, एक धागे से लटके हुए किसी पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कैसे होती है। मोसनी ने वर्टिकल सर्किल जब ये सब बता देंगे तो हमारा जो यूनिट 3 है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग यूनिट 4 कुछ न्यूमेरिकल्स लगा करके यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। आप लोगों को यदि समझने में कोई दिक्कत होती है तो अपना कमेंट जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, है ना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस टॉपिक का एंजॉय कर सकें, समझ सकें। तो आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।